Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to devise the Cell the Unit of Life chapter from NCERT only and NCERT से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया जाएगा आपको. मेन लाइंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं वो करी जाएंगी, वो आपको बताई जाएंगी और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताई जाएंगी और पूरी NCERT को एक फास्ट मोड पे पढ़ाया जाएगा. ये डिटेल नहीं है. अगर आप लोग में से कोई भी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो आप डिटेल वाले लेक्चर्स कंप्लीट करें अपने. सो ये सिर्फ और सिर्फ आई एम अगेन सेइंग इट इज़ द ओनली रिवीजन लेक्चर है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है और सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी जल्दी, राइट. सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, राइट. यस. तो क्या होता है, कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे होता है और कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कैसे होता है, हम कैसे बोल देते हैं. इसका आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं. कुछ बने हैं सिंगल सेल से जिनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर. जो हमारे जैसे हैं बहुत सारे सेल से बने हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. सेल क्या है, कहते हैं कि अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब वो सिंगल सेल्ड है, उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो वो सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है और परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ. अपनी लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग. सेल के पूरे स्ट्रक्चर अगर नहीं है, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिस नहीं है, तब तक एक सेल कंप्लीट नहीं माना जाता है और फिर वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, ठीक है. सो सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है लाइफ की. एंटोन वॉन लीवेनहुक, ये पहले साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने पहले लाइव सेल देखा था, डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने. और रॉबर्ट जो ब्राउन है उन्होंने देखा था न्यूक्लियस. ये साइंटिस्ट की जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. एंटोन वॉन लीवेनहुक ने पहली बार लाइव सेल देखा था. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, न्यूक्लियस. और रॉबर्ट हुक ने, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल देखा था पहली बार. डेड, अगर लाइफ सेल, लिविंग सेल की बात की जाए तो एंटोन वॉन लीवेनहुक का नाम आएगा. उसके बाद सेल थ्योरी 1838 में पहले साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट के नाम और डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको. सो 1838 में मैथियस शील्डन, जो कि एक जर्मन के बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे बोटेनिस्ट है तो प्लांट्स पर स्टडी किया होगा. उन्होंने देखा कि सब प्लांट के पास अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यू बनाते हैं प्लांट का. और इसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जो कि थियोडर शवान थे, जो भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे. ये न्यू अपडेट आया है एनसीईआरटी में, याद रखना है. दोनों जर्मन के हैं अब. 1839 स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, रिपोर्टेड दैट सेल. उन्होंने ये देखा कि सेल के एनिमल्स के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है. तो उन्होंने ये भी बोला कि प्लांट टिश्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, यूनिक करेक्टर है ऑफ द प्लांट सेल्स का. इस बेसिस पे शवान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस दैट बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. तो शवान ने ये बोला इस हाइपोथेसिस से कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो सब सेल्स के बने हैं और सेल्स के प्रोडक्ट के बने हैं. शील्डन एंड शवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड, उन्होंने सेल थ्योरी दी, पर यही थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि नए सेल कैसे बनते हैं. तो फिर हमारे पास आए नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज रुडोल्फ वर्चाव. 1855 में उन्होंने बताया कि जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और उससे नया सेल बनता है. मतलब जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. इस स्टेटमेंट को उन्होंने डिफाइन किया ओमनी सेलुला ई सेलुला के नाम से. उन्होंने हाइपोथेसिस जो शील्डन और शवान ने दी थी उसको मॉडिफाई किया और उसको एक फाइनल शेप देके एक दो स्टेटमेंट्स दी. पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी दैट ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. सारे एनिमल सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं. और ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम, सारे सेल कहाँ से आते हैं, पहले बने हुए सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. सबसे पहले सेल का ओवरव्यू लेते हैं. कहते हैं कि आपने 9th क्लास में अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था. अनियन पील क्या है, एक प्लांट सेल है और ह्यूमन सीक मतलब एनिमल सेल की एग्जांपल है. तो उन्होंने बोला कि एनिमल सेल एक प्लांट सेल है जिसके पास सेल वॉल होती है आउटर मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. जो ह्यूमन सीक सेल है उसके पास सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ एक ही लेयर बनाती है सेल की, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. हर एक सेल के पास क्या है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए प्रेजेंट होता है. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन रीड करके लाइन बाय लाइन जो उसका मीनिंग है नहीं समझाऊंगी. मेन इंपॉर्टेंट लाइन जस्ट फॉर द रिवीजन आपको समझा रही हूँ. नेक्स्ट इज सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंड. सेल के पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जिसमें जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, न्यूक्लियाई होता है या फिर ऑर्गेनेलिज होती हैं, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं. और जिसके पास नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड, उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक मैट्रिक्स होता है
देखिए ये सेल है फॉर एन एग्जांपल, सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के जो बाहर वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये मेन एरिना होता है और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इट इज़ अ मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन यहीं पे होती है लिविंग स्टेट में। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वेहिकल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होता है, जो कि राइबोसोम है। आपको पता है कि राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में मिलती है। राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? वो दो ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईयर। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एनिमल सेल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये लाइन स्टूडेंट मिस कर देते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स के पास एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, प्लांट के पास कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है? राइबोसोम। एनिमल के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी है? सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है। सेल के अलग अलग साइज, शेप या एक्टिविटीज करते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है जिसका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। बैक्टीरिया जो 3 to 5 है, और सबसे बड़ा जो सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन का जो आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में है, और जो नर्व सेल सबसे लंबे सेल है। सेल शेप में अलग अलग हो सकते हैं, डिस्क लाइक, पॉलीगनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर हो सकते हैं। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। वो जो काम करते हैं उस काम पे डिपेंड करता है कि उनकी शेप कौन सी होगी। डायग्राम देखिए, आरबीसी कैसे हैं? आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव है। वाइट ब्लड सेल एमेबॉइड है। जो कलमनार सेल हैं वो लंबे लंबे पतले नैरो सेल्स होते हैं। नर्व सेल ब्रांच्ड होते हैं और इलॉन्ग होते हैं। ट्रैकीड इलॉन्गेटेड सेल है, और मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन लेनी है तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, दैट्स प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटे होते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, इसलिए उनको जल्दी डिवाइड करना पड़ता है। मोर रैपिडली डिवाइड करते हैं। दे वेरी इन शेप। द 4 बेसिक टाइप ऑफ शेप कौन सी है? बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, वाइब्रोकोमा शेप एंड स्पाइरलम। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है, यहाँ से आया हुआ है। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप। प्रोकैरियोट में अलग अलग तरह की शेप होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर है। कहते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है, किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा के पास नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट में। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है, उसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके साथ ही उनके पास एक और जीनोमिक डीएनए है जिसको सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए बोला जाता है। एक धागे वाला सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम वाला सर्कुलर डीएनए है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड। जीनोमिक डीएनए तो है, उसके अलावा एक छोटा सा डीएनए होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। दी स्मॉलर डीएनए आर प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक से बचना। बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे कैसे कि प्लाज्मिड डीएनए मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस को अलग अलग डीएनए में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट में मिलती है, कोई भी ऑर्गेनेली ऐसी नहीं है कि जो यूकैरियोट में हो और फाउंड इन प्रोकैरियोट, जो कि यूकैरियोट में भी हो और प्रोकैरियोट में भी हो। सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम है क्योंकि वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्रोकैरियोट के पास कुछ इंक्लूजन्स होती हैं जो कि स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। मीजोसोम और प्रोकैरियोट में होते हैं जो कि इनफोल्डिंग है। मीजोसोम इनफोल्डिंग्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये देखिए, ये रहा मीजोसोम इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, राइट। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, गोल्जी प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है, रफ ईयर पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, और ये बैक्टीरिया का सेल है, ये पीपीएलओ और ये वायरस, ठीक है। तो ये क्या? यूकैरियोटिक विद अदर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है, वायरस, पीपीएलओ और बैक्टीरिया के सेल छोटे होते हैं। ये साइज आप याद कर लेना, बैक्टीरिया का साइज 1.2 माइक्रोमीटर है, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर, वायरस बहुत छोटे होते हैं 0.02 टू 0.2। जो यूकैरियोटिक है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद प्रोकैरियोट में जो सेल एनवेलप है उसकी मॉडिफिकेशन है वो पढ़नी है। कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिसमें बैक्टीरिया सेल भी आते हैं, उनके पास बहुत कम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। जो सेल एनवेलप है उसके पास 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकेलेक्स होती है, उसके अंदर सेल वॉल, और उसके बाद आती है बाहर क्या है?
ग्लाइकोकेलेक्स, उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर एनवेलप अलग अलग काम करती है और तीनों ही सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। जो स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और जो स्टेन नहीं लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोले जाते हैं। ग्लाइकोकेलेक्स की कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग है। अगर ये लूज शीट होगी तो स्लाइम लेयर बोलेंगे और अगर मोटी तगड़ी होगी तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल जो शेप बनाती है सेल की, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, बैक्टीरिया को बचाती है ब्रस्ट होने से और कलाप्स होने से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तीसरी वाली, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये बाहर की वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है एंड द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट के सिमिलर है। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीजोसोम जो कि इनफोल्डिंग से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है किसमें, इनटू द सेल। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि बाहर की तरफ, नो, इनटू द सेल, सेल की तरफ। ये जो एक्सटेंशन है ये वेसिकल, टेब्यूल और लैमेले की फॉर्म में होती है और ये कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं, ये सेल वॉल में हेल्प करते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रेप्लिकेशन करके डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। ये रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्रोकैरियोट ऐसे हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस इनटू द सेल प्लाज्म, जिसके क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है हमारे पास, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर वो मोटाइल है तो उसका मतलब क्या है, उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेला का रेंज और नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जो कई फ्लैजेला उसके पास फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होता है। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि सेल के सरफेस से बाहर तक आता है। बाहर तक कौन आता है, फिलामेंट, ये फिलामेंट है। फ्लैजेला, जो फ्लैजेला है उसके अलावा पिलाई और फिम्ब्राई होता है, ये भी सरफेस के स्ट्रक्चर हैं बट इनका कोई काम नहीं होता है मोटिलिटी में। पिलाई क्या काम करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाता है। फिम्ब्राई ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर आते हैं। जो जो फिम्ब्राई है वो अटैच करवाते हैं बैक्टीरिया को रॉक्स और स्ट्रीम से और होस्ट के टिश्यू से अटैचमेंट का काम करवाते हैं। और जो पिलाई है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं और फिम्ब्राई अटैचमेंट करवाते हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इनका जो साइज़ है वो कितना है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर है। दो सब यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s, और इस 70s वाले होते हैं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं, 70s। राइबोसोम वो वाली साइट है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। बहुत सारे राइबोसोम, जब एक ये एमआरएनए है, अगर यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होंगे तो इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। द राइबोसोम, जो पॉलीराइबोसोम है वो क्या करते हैं, इस एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, जो कि रिजर्व मटेरियल, जो कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे घर में जितना भी कबाड़ होता है वो स्टोर रूम में जाता है, वैसे ही सेल में जितना भी गंदा मटेरियल होता है वो सारा इंक्लूजन बॉडी में जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है इंक्लूजन बॉडी। इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये फ्री साइटोप्लाज्म में लाई करती हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियल ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। जो गैस वेहिकल्स हैं ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हाँ, तो आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल का स्ट्रक्चर है पूरा डन हो चुका है। अभी हम यूकैरियोटिक स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप, 13 मिनट में ही आपका पूरा प्रोकैरियोटिक तक डन हो चुका है और होप कि जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। इफ़ यू आर अंडर मीनिंग, मैं आपको हर एक लाइन का बता रही हूँ, इवन दो कि मैं इंग्लिश में लाइन को रीड नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद कर लेना। आपको मतलब जानना है ना, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब जानो और जो एग्जांपल दे रखी है वो याद करो। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल और फंजाई आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसमें अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के पास कम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब एक तरह के नहीं होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो प्लांट सेल है उसके पास क्या होता है, प्लास्टिड होता है और वेकल होता है, बट जो एनिमल सेल है उसके पास ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। प्लांट्स के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड में, प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लास्टिड्स और एक बड़ा सा सेंट्रल वेकल होता है। और जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि प्लांट्स के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। ये डायग्राम्स है, ये बाद में करवाऊंगी, एंड में आपको पूरे डायग्राम दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का कब देखा गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। केमिकल स्टडी से ये पता चलता है कि ह्यूमन का आरबीसी के पास साइंटिस्ट से स्ट्रक्चर मिला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कहाँ से स्ट्रक्चर मिला है, ह्यूमन आरबीसी से।
उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ से किस चीज़ की बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। जो मेजर लिपिड है फोस्फोलिपिड है, जो कि बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। लिपिड अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में, पोलर हेड बार की तरफ होता है, और जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ होती हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं। इनर पार्ट में ये इंश्योर करते हैं कि जो नॉन पोलर टेल है, टेल कौन सी होती है, नॉन पोलर, वो सैचुरेटेड कार्बन से बनी होती है, वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहे, बस ये होता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जो टेल्स हैं, ये देखिए टेल्स अंदर की तरफ होती हैं, और जो हेड है वो बाहर की। हेड क्या है, पोलर हेड है, और जो टेल्स हैं ये क्या है, नॉन पोलर टेल्स होती है, नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, राइट। और इसके अलावा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन और लिपिड की जो रेशो है सेल में अलग अलग होती है। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो उसमें प्रोटीन कितने होते हैं, प्रोटीन होते हैं 52% एंड 40% लिपिड्स होते हैं। लिपिड कितने होते हैं, 40%। लिपिड का कंटेंट 40% होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है वो दो तरह के हैं, एक होते हैं इंटीग्रल, एक होते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल जो सरफेस पे होते हैं, और इंटीग्रल जो पूरी तरह और आधे मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं। ये देखिए, ये फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारी मेम्ब्रेन है, और कई प्रोटीन तो आधे 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 होते हैं, ऊपर होते हैं, बट कई प्रोटीन्स पूरी तरह अंदर धसे होते हैं। तो ये हो गए इंटीग्रल। पेरिफेरल जो किनारे पे पड़े होते हैं। क्लियर। उसके बाद एक मिनट, अब देखिए, इम्प्रूव मॉडल जो सेल के स्ट्रक्चर का है सेल मेम्ब्रेन का, वो सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था 1972 में। एंड इसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से क्या है, क्वाजी फ्लूइड नेचर लिपिड का, जो लिपिड का नेचर है वो लेटर प्रोटीन की मूवमेंट करवाता है लेटरली बाइलेयर के हिसाब से। इससे क्या होता है, इसको फ्लूइडिटी बोला जाता है। जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो क्या क्या काम करवाता है, सेल की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल की डिवीजन करवाने में हेल्प करता है। ये 5 काम याद करने हैं, सेल की ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। कहते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन में बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पास कर जाते हैं। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि न्यूट्रल सोल्यूट्स, ये सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो। अगर कोई चीज़ हाई से लो जा रही है, मतलब ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है, राइट, यस। सो जो पानी है वो भी इस मेम्ब्रेन से हाई टू लो में मूव कर जाता है, और पानी की मूवमेंट को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर बाइलिपिड से पास नहीं करते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पा ले कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, मतलब कि लो से हाई जाते हैं, और उनको चाहिए होती है एनर्जी, दैट इज एटीपी। कुछ मॉलिक्यूल्स को लो से अगर हाई जाना है तो हमें चाहिए होंगे एटीपी, और इसके लिए चलता है सोडियम पोटाशियम पंप। 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। इन कहाँ से याद करेंगे, के पॉजिटिव, देखो एक के है और एक पॉजिटिव है, मतलब 2। आई और एन में कितने शब्द आते हैं, 2 आई एन इन। यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं आप, एन और ए और पॉजिटिव 3 ओ यू टी आउट भी 3, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 3 पोटाशियम जो है, मतलब 2 पोटाशियम जो है अंदर जाते हैं और 3 सोडियम बाहर आते हैं इस पंप के थ्रू। यहाँ पे एटीपी का जो यूटिलाइजेशन होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेल वॉल की बात करें तो कहते हैं कि जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, वो कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, फंजाई और प्लांट्स में। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ शेप नहीं देता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, सेल को सेल से इंटरेक्शन करवाता है, और बैरियर देता है जो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए होते हैं उनके लिए। जो एल्गी है उसके में, उसमें जो सेल वॉल है, दैट इज एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मनन्स और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कहाँ से बनी होती है, सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मनन्स और मिनरल से बनी होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल वॉल यंग प्लांट में प्राइमरी होती है, जो सिर्फ ग्रोथ करवाती है और बाद में वो झड़ जाती है, और सेल जब मैच्योर होता है तो सेकेंडरी वॉल जो है अंदर की तरफ बनती है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। जो मिडल लैमेला प्रेजेंट है वो कैसा बना होता है, कैल्शियम पैक्टिड का बना होता है, जो कि ग्लू की तरह काम करता है, अलग अलग सेल को जोड़ के रखता है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला में बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है, फॉर एग्जाम्पल ये बाहर सेल वॉल है और बीच में मिडल लैमेला लगा हुआ है, मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। उनके बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जो कि करता है साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल से कनेक्ट करवाता है। क्लियर।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इनके बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है। ये बीच में साइटोप्लाज्म है, तो ये होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। डन। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। क्या होता है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस अलग अलग होती हैं अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। ये पहले अंडरलाइन किया हुआ है इसकी वजह से, बट अभी हम जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होती हैं उनका फंक्शन एक जैसा होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वेहिकल्स आते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम नहीं आते क्योंकि उनका फंक्शन ऐसा नहीं है। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी से पता चला है कि ये नेटवर्क है जो कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से राइज होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही निकल के आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईयर में एक इंट्रासेलुलर स्पेस होती है जो कि ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बताती है। ल्यूमिनल का मतलब क्या है, ये अंदर वाली ये ल्यूमिनल, और जो बाहर वाली है ये क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ईआर के ऊपर राइबोसोम है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है उसके आउटर सरफेस के ऊपर उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास नहीं है उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो रफ है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, सेक्रेशन करवाता है, एक्सटेंसिव कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन। और जो स्मूथ वाला है वो क्या करवाता है, लिपिड की सिंथेसिस करवाता है इन द एनिमल सेल, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस करवाता है स्मूथ वाला। जो गोल्जी ऑपरेटस है, कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था पहले डेंसली रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर। ये गोल्जी बॉडी उनके नाम पे रखा गया है। इसमें फ्लैट डिस्क शेप सैक्स आते हैं सिस्टर ने, जिनका डायमीटर होता है 0.5 to 1। एंड ये जो स्टैग्ड पैरेलल एक दूसरे वेरी नंबर ऑफ सिस्टर ने गोल्जी में प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी के जो सिस्टर ने हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज्ड है, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड हैं। क्लियर। विद द डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। ठीक है, जो फॉर्मिंग फेस है, और एक कौन सा होता है, कनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। देखो ट्रांस मतलब दूर वाला, ट्रांस दूर समझ लो बस ऐसे, मैच्योर होगा तो दूर जाएगा, मैच्योर मतलब ये वाला। केव, केव का मतलब भी गुफा होता है। केव का मतलब होता है गुफा, राइट, गुफा भी जाती है दूर, तो वहाँ से याद कर लो दूर वाला है जो। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनेली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो गोल्जी ऑपरेटस है उसका काम क्या है, उसका काम है पैकेजिंग करवाना मटेरियल की, ताकि मटेरियल को सेल के अंदर या सेल के बाहर भेजा जा सके। मटेरियल को पैक करते हैं वेसिकल की फॉर्म में और ईयर से सिस फेस से फ्यूज करवा के ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस से बाहर निकाला जाता है। और इसी की वजह से गोल्जी ऑपरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन है। बहुत सारे प्रोटीन्स राइबोसोम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मॉडिफाई होते हैं गोल्जी के सिस्टम में। बिफोर द रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। लाइसोसोम की बात करें, ये भी सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वेहिकल में ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। पैकेजिंग करवाते हैं, मतलब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ये बन गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे ये पड़ा है गोल्जी। रुकिए, गोल्जी, गोल्जी के बाद ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के आगे वेहिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस कोई भी चीज़ बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है। रेटिकुलम से वो गोल्जी को भेज देता है, गोल्जी उस चीज़ को मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई करके लाइसोसोम को दे देता है और लाइसोसोम आगे भेज देता है। तो क्या बोलते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, जो गोल्जी जिस चीज़ को मॉडिफाई करता है वो आगे निकल जाती है और उसी को लाइसोसोम बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि पैकेजिंग से बनते हैं। गोल्जी ऑपरेटस की पैकेजिंग से जो स्ट्रक्चर बना है वही हमारा लाइसोसोम है। और दीज आइसोलेटेड लाइसोसोमस वेसिकल्स हैव फाउंड टू रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक। इनके पास सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को जो है डाइजेस्ट करवाते हैं। अगर H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है मतलब पीएच बहुत ज़्यादा कम होगा, पीएच कम होता है मतलब चीज़ क्या होती है हमारी एसिडिक, तो एसिडिक पीएच पे जो वर्क करते हैं। वेहिकल्स, वेहिकल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है। वेहिकल सिंगल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में वेहिकल बहुत बड़ा होता है और 90% जगह घेर लेता है इसको टोनोप्लास्ट। और जो प्लांट सेल में इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। प्लांट के अंदर टोनोप्लास्ट क्या करवाती है, नंबर ऑफ आयन या अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाती है। कंसंट्रेशन इज हाई इन द वेहिकल, ठीक है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लांट सेल में, फॉर एन एग्जाम्पल ये वेहिकल है हमारा,
तो वेहिकल के अंदर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, मतलब अगेंस्ट, मतलब ये लो है और यहाँ पे हाई है, लो से हाई भेज रहे हैं मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं। तो इसी की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है वेहिकल में और कम हो जाती है साइटोप्लाज्म में। जो अमीबा है द कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए। बहुत सारे सेल्स में जैसे कि प्रोटिस्टा, फूड वेहिकल, ये सारे बनते हैं फूड पार्टिकल्स को खाने से। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ये स्पेसिफिकली जब तक स्टे नहीं होते हैं तब तक दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप में। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग हो सकते हैं, सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। शेप एंड साइज भी अलग अलग होता है, जैसे कि 100 सा शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है, डायमीटर 0.2 से 1 है और लेंथ 1 से 4 है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर से बना होता है, आउटर एंड इनर, जो कि डिवाइड करता है दो कंपार्टमेंट को, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर। जो इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके पास एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, ये जो है अंदर वाली ये क्या है, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टा, क्रिस्टे, यहाँ पे मैंशन भी हैं, ये क्रिस्टे होते हैं, मैट्रिक्स की तरफ होते हैं, टुवर्ड द मैट्रिक्स। क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और जो दो मेम्ब्रेन हैं उनके पास अपने अपने एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है और ये सेलुलर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, इसी के लिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। द मैट्रिक्स कंपोज ऑफ, इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वाला काम है इसको, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और राइबोसोम 70s है। कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s प्रेजेंट होते हैं, राइट। कंपोनेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करते हैं, फ्यूजन की तरह डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स की बात करते हैं, प्लास्टिड्स कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं, और इनको माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जाता है क्योंकि ये बड़े होते हैं। इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट्स होती हैं जो कि अलग अलग कलर देती हैं प्लांट्स को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट क्लासिफाइड एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होती हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है सेकेंड वाले, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, बहुत सारी क्रोमो के पास कौन सी हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, दैट इज कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर। ये कलर को, प्लांट को ग्रीन के अलावा सब कलर देते हैं क्रोमो वाले। जो क्लोरो हैं वो ग्रीन कलर देते हैं और जो क्रोमो है वो बाकी सारे कलर देते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, शेप साइज अलग अलग होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। पहली बात करते हैं अमाइलो। अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च, पोटैटो। इलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करते हैं और फैट को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो एल्यूरोप्लास्ट है, जो हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एलरॉन लेयर प्रोटीन की बनी होती है, याद आता है कुछ, ओके। नेक्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन मीजोफिल सेल में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, मीजोफिल सेल में मिलता है। ये लेंथ शेप हो सकता है ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन लाइक भी हो सकता है। इनकी जो लेंथ है 5 to 10 है और वेट 2 to 4 है। इनका नंबर, ये एक भी हो सकते हैं किसी सेल में, 20 से 40 भी हो सकते हैं जैसे कि मीजोफिल सेल में होते हैं, और गलमाइडोमोनास में एक भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन में से जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आया था कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो क्या है, लेस परमिएबल है। आप ऐसे याद कर लो कि बाहर से चीज़ें तो अंदर आ जाएंगी, पहली मेम्ब्रेन तो अंदर आने देगी, बट दूसरी मेम्ब्रेन सख्त प्रिंसिपल की जैसे है जो अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो इनर वाली लेस परमिएबल है। स्पेस जो लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, जो स्पेस अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको बोल जाता है स्ट्रोमा। ऐसा स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर, ये जो अंदर वाली स्पेस है इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस एक्स थैलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, ऐसे ऐसे ग्रेना, ऐसे ऐसे थैलेकॉइड्स जुड़े होते हैं लैमेले की हेल्प से। स्टैक्स पाइल्स ऑफ द कॉइन्स की तरह ग्रेना जुड़े होते हैं जो इंटरग्रेनल थैलेकॉइड है। इसके साथ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्ट्रोमल लैमेले जो कि अलग अलग थैलेकॉइड को जोड़ते हैं। तो ये वाले क्या हैं, स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले जो जोड़ते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के अंदर वाली ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है ल्यूमन, ये वाली स्पेस। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के पास एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बनाने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें स्टार्च बनाना है, अल्टीमेटली उसको स्टोर करवाना है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम, और इनके पास भी क्या होता है, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट के पास कौन से हैं, 70S, और साइटोप्लाज्म के पास 80S। देखिए ये फॉर एन एग्जाम्पल प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल में राइबोसोम कौन से होते हैं, 80S, क्योंकि प्लांट क्या है, एक यूकैरियोटिक है। प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है, तो उसमें
उसके साइटोप्लाज्म में तो 80 होगा, बस उसके अंदर क्या मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में कौन से होते हैं 70s, मतलब अंदर 70s, साइटोप्लाज्म में 80, मतलब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया जॉर्ज प्लेट की तरफ। तो किन्होंने दिया है, नाम याद करना है, जॉर्ज पैलेट, डेट 1953। दे आर कंपोज्ड ऑफ, इनके पास क्या होता है आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, और ये किस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं, प्रोकैरियोट में 70s होते हैं। हर एक राइबोसोम के पास दो सब यूनिट्स होती हैं, एक छोटी और बड़ी। 80s में कौन कौन सी है 60 एंड 40, और 70s में 50 एंड 30। आप ऐसे मत बोलना कि 50 और 30 को प्लस, आई नो अभी सब स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गई है, सो बहुत कॉमन है कि इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ, ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ एक कोफिशिएंट्स है, ऐसे नहीं करना है कि 50 + 30 करके 80 बना देना है और ये वाला 80 कर देना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप ऐसे याद करो, हायर वैल्यूज़ किस में है 60 और 80, हायर वैल्यूज़ हायर वाला 80 वाला, लोअर वैल्यूज़ 50 एंड 30 छोटी हैं, 60 से 50 छोटा है, 40 से 30 छोटा है, तो ये छोटी वैल्यूज़ 70 छोटे वाले के लिए है। ऐसे स्वेडबर्ग यूनिट है जिसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। इनडायरेक्टली ये किसका मेजर है, डेंसिटी और साइज का। दोनों ही 70 और 80s राइबोसोम दो सब यूनिट के बने होते हैं, क्लियर। जो ऊपर वाली होती है देने वाला, ऐसे आशीर्वाद देने वाला मतलब बड़ा, मतलब लार्जर सब यूनिट, और लेने वाला छोटा मतलब स्मॉलर सब यूनिट, आप ऐसे याद कर सकते हैं। साइटोस्केलेटन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नेटवर्क बनता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनता है, और इन सबको साइटोस्केलेटन बोला जाता है। इनका काम क्या है, मेन 3 एम में याद करो, एम क्यूब। 3 काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना सेल की शेप की, मेंटेनेंस ऑफ द शेप, मोटिलिटी देना, मोटिलिटी देना, और मैकेनिकल सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। याद करिए, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप, पूरा डन है। डायग्राम्स जो रह गए हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का, ये पूरे लास्ट में करवाए जाएंगे आपको, पहले हम इतना कंप्लीट कर लें थ्योरी वाला पोर्शन। आफ्टर दैट, एक मिनट, आफ्टर दैट, हाँ, तो नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सीलिया है एंड फ्लैजेला है, ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्गन एट रिस्क, ओआर्स का मतलब होता है ऑर्गन एट रिस्क की तरह काम करते हैं और सेल की मूवमेंट करवाते हैं। आइदर द मूवमेंट ऑफ सेल, सेल की मूवमेंट करवाएंगे या फिर उसके सराउंडिंग मटेरियल की। फ्लैजेला जो हैं बड़े होते हैं और ये सेल की मूवमेंट करवाते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है और ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी है ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, हाँ ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी है सीलिया और फ्लैजेला की, ये बताती है कि इनके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इनकी जो कोर है उसको एक्सोनीम बोला जाता है। इनके पास नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल लॉन्ग एक्सिस पे रन करते हैं। एक्सोनीम के पास 9 डबलेट्स होते हैं रेडियली रेंज, देखिए ये ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इनके पास डबलेट्स होते हैं, जैसे ये देखिए 9 होते हैं, ऐसे 9 होते हैं, मैं अभी जितने बन रहे हैं उतने बना रही हूँ, बट होते हैं ये 9। और सेंटर में क्या होता है, एक्सोनीम होता है, ये देखिए एक्सोनीम होता है ये सब। और ये रेडियल स्पोक्स की मदद से इसके ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ब्रिज बना होता है और इसके साथ ये सब ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड, सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर होता है। सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो ब्रिज की तरफ कनेक्टेड होता है और उसके पास एक सेंट्रल शीथ होती है विच कनेक्ट वन ऑफ द ट्यूब्यूल ईच पेरिफेरल डबलेट। एक के देखिए ये क्या है, ब्रिज, ब्रिज ब्रिज है, ब्रिज के आसपास क्या है, सेंट्रल शीथ है, और जो किसी एक, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल है ना यहाँ पे, किसी एक से के साथ, ये दो है, ये वाला और ये वाला एक के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर्स, ये एक दूसरे के साथ लिंकर की तरह कनेक्टेड होते हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जो कि बेसिस को बेसल बॉडी बोला जाता है, क्लियर। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम ऑर्गेनेली है जिसके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कॉल सेंट्रियोल्स। ऐसे दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, ये जुड़े होते हैं और ये एक सेंट्रोजोम बनता है। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाई करते हैं, दोनों ही सेंट्रियोल, ये देखिए ये एक है और ये 90 डिग्री के एंगल पे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये इनके आसपास
अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड ईच एज ऑर्गेनाइजेशन, कार्टविल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ, कैसे बनते हैं, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूबलिन प्रोटीन से बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन है, ट्यूबलिन। ईच पेरिफेरल, जैसे वहाँ पे डबल थे ना, यहाँ पे 3 3 होते हैं, ए बी सी ऐसे 3 3 होते हैं, और ए से सी लिंक करता है, ऐसे 9 होते हैं, ठीक है। A B C और ए से सी लिंक करता है ऐसे। एडजेसेंट डिप्लेट लिंक होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोटीनियस हब, यहाँ पे क्या होता है, हब होता है, ठीक है, जो कि रेडियल स्पोक की मदद से इनसे जुड़ा होता है। सेंट्रियोल ऑफ द बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजेला स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू द apparatus सेल डिवीजन। तो ये क्या है हमारे पास, सेंट्रियोल्स वाला, सेंट्रोजोम के लिए ये डायग्राम है, और दूसरे वाला मतलब सेंट्रोजोम में 3 वाला डायग्राम है और उसमें 2 वाला। न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली है जो रॉबर्ट बटाउ ने बताई थी, और जो बाद में इसके मटेरियल को स्टेन किया गया है, कौन सी डाई की मदद से, बेसिक डाई, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एग्जांपल आएगी वहाँ पे बेसिक डाई आएगा, गिवन द नेम ऑफ क्रोमेटिन बाय फ्लेमिन। कौन सा साइंटिस्ट था, फ्लेमिन। विद इन 10 मिनट्स आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। 45 मिनट्स लग गए हैं क्योंकि हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है मैंने, हालांकि इंग्लिश में नहीं रीड किया है बट एक्सप्लेन तो हर एक चीज़ की है, ठीक है। सो आपका रिवीजन बेस्ट हो रहा होगा, आई होप। सो सबसे पहले क्या बोल रही हैं, जो इंटरफेस है, इंटरफेस वाला न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है, इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन होता है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज होती हैं इसके पास, न्यूक्लियोलाई। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उससे पता चलता है कि इनके पास 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस मेम्ब्रेन है, ऐसे दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, और वो मेम्ब्रेन कितनी है, 10 to 15 नैनोमीटर की है। बैरियर बनाती है मटीरियल इनसाइड और साइटोप्लाज्म के बीच में। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है जिसके ऊपर राइबोसोम है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस एट न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, ऐसे होता है, देखिए ऐसे मान लो लेयर है, बट कुछ कुछ प्लेसेस पे ये ऐसे इंटरप्ट है, ऐसे इंटरप्ट है, ठीक है, जहाँ पे क्या बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाता है, ठीक है। ये पोर से क्या जाता है, दीज पोर्स आर द पैसेज फॉर आरएनए एंड प्रोटीन्स बाहर जाते हैं बोथ डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है पर कई बार ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, जैसे कि जब हमारे पास डिवीजन नहीं होती है 2 सेल्स की, तो क्या होता है, सिंसिशियल कंडीशन अराइज हो जाती है। जैसे कि कुछ मैच्योर सेल हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि आरबीसी, सीव ट्यूब्स और वास्कुलर प्लांट। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म के पास न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो कंटिन्यूस होता है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस है, याद करिए, न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और जो क्या बनाता है, राइबोसोमल आरआरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। लार्ज एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या बन करवाते हैं, प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस है उनके पास इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियर प्रोटीन क्रोमैटिन होता है, बट जब डिफरेंट स्टेजेस आती हैं सेल डिवीजन की तो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम प्लेस होते हैं न्यूक्लियस की जगह पे। क्रोमैटिन कंटेन्स, क्रोमैटिन के पास डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए है। हर एक ह्यूमन का सेल 2 मीटर लंबा होता है और 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह में डिटेल में। हर एक क्रोमोसोम जो है उसके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसको ये देखिए सेंट्रोमियर बोला जाता है, जिसके पास डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करता है 2 धागों को, क्रोमैटिन को। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम क्लासीफाई होते हैं 4 टाइप के। पहले होते हैं, देखिए, मेटासेंट्रिक, ये पहले मेटासेंट्रिक है जिसमें क्या है, क्रोमोसोम के मिडिल में, मतलब इक्वल है, जितना इधर क्रोमोसोम है उतना ही इधर है, इक्वल डिवीजन है। सब मेटासेंट्रिक में इक्वल से थोड़ा सा दूर, मतलब एक थोड़ा सा छोटा एक और लंबा। फिर तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में एक बिल्कुल ही छोटा होता है और एक बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जो टीलोसेंट्रिक है उसमें एक एक्सट्रीमली शॉर्ट, मतलब बिना दिखने लायक, और एक बहुत लंबी आर्म होती है, ठीक है। शेप कैसी होती है, इसका एक निमोनिक भी है। इनकी शेप्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, VJLI समथिंग, V शेप, L शेप, J शेप, LI शेप, वैसा होता है। वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेशन में वो शेप्स के नाम बता दूंगी कि V शेप कौन सा है, L और I शेप कौन सा है। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के पास टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, क्लियर। उसके बाद कहते हैं कि कुछ क्रोमोसोम के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है कांस्टेंट लोकेशन पे, जिसको सैटेलाइट बोला जाता है।
माइक्रोबॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, माइक्रोबॉडीज। क्या पढ़ी नहीं है? सो यस, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसको कांस्टेंट लोकेशन पे होती है। ये अपीयरेंस देती हैं छोटी सी फ्रेगमेंट की, जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रोबॉडीज, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स माइक्रोबॉडीज है, जिसके पास अलग अलग एंजाइम होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज विद यू आर डन इन 40 मिनट्स में आपने एक बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर कर लिया। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बड़ा है, नो डाउट चैप्टर इजी है, छोटा है, बेसिक है, बट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की। टोटल 18 स्लाइड्स हैं इसमें जो पढ़ने लायक थी एनसीईआरटी के पेज। ठीक है, तो इसमें डायग्राम सिखाती हूँ अब सब आपको। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो इक्वल डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट होती है, इक्वली डिवाइड करते हैं मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक, एक छोटा और एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही ज़्यादा छोटा जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और ये वाला टीलोसेंट्रिक। ठीक है, क्रोमोसोम के पास काइनेटोकोर, ये देखिए सेंट्रोमियर है जिसके ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, काइनेटोकोर्स। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसमें, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बट देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ये न्यूक्लियर पोर है, मेम्ब्रेन के ऊपर पोर होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, जो डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। तो ये ये जो है वो सीलिया और फ्लैजेला के लिए है, जिसमें ये देखिए डबल डबल है, टू टू है। ठीक है, टू टू है, और ये लिंकर्स की हेल्प से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इंटर डबलेट ब्रिजेस, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में डबलेट आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, सेंट्रल शीथ आती है, और रेडियल स्पोक्स आती हैं। ये राइबोसोम है जिसमें ऊपर वाला लार्ज होता है और नीचे वाला छोटा। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें बाहर वाली मेम्ब्रेन, इनर वाली मेम्ब्रेन, ये ग्रैनम होते हैं। आप देख सकते हैं थैलेकॉइड, थैलेकॉइड कौन से हैं, ये वाले थैलेकॉइड हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरे को ग्रैनम बोला जाता है। और ये स्टोमा है, और ये जो लैमिले एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये वाले, आप देखिए, ये स्टोमल लैमिले प्रेजेंट हैं, और ये हमारे थैलेकॉइड हैं, और पूरे को ग्रैनम बोला जाता है। क्लियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टे हैं, क्रिस्टे के अंदर वाला ग्रीन ग्रीन मैट्रिक्स है, और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद ये गोल्जी है, ये तो आपको पता ही है, सिस्टर्ने प्रेजेंट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पे राइबोसोम है वो रफ वाला है और दूसरा स्मूथ वाला है, उसके ऊपर राइबोसोम बैठे हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद ये हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, वो वाला मॉडल। और इसमें शुगर्स प्रेजेंट है, ओलिगोसेकेराइड्स, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये अंदर धसा हुआ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है, अंदर धसा हुआ प्रोटीन है। ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की तरफ बैठे हैं। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें यूकैरियोटिक सेल है जिसका साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर है, बैक्टीरिया 1 to 2। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अगर डायग्राम आएगा तो आप 1 to 2 माइक्रोमीटर टिक करेंगे, और अगर थ्योरी आएगी यहाँ पे 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। PPLO 0.1 है, बहुत छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरस है। देन माइकोप्लाज्मा है, देन टिपिकल बैक्टीरिया है, और देन यूकैरियोटिक सेल है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये आपको करवा दिए हैं पूरे। द फुल चैप्टर इज डन विद एवरी लाइन डिस्कस्ड ओवर हेयर। ये वाला डायग्राम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को बट कोई ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर का डार्क कलर का जो मटेरियल है न्यूक्लियोलस है। उसके बाद ये गोल्जी है हमारे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। सर्कुलर शेप लाइसोसोम है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, ये कनेक्शंस प्लाज्मोडेस्माटा है। गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली है। न्यूक्लियोलस ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर है। ये मिडल लैमिला है, जो सेल की लेयर के बीच में होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ये सेल वॉल है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, राइबोसोम छोटे छोटे, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का, ये छोटा सा पैरोक्सीजोम है। उसके बाद ये देखिए माइक्रोविलाई एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। गोल्जी अपरेटस, वैसे ही गोल्जी रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल्स, ये देखिए ये रहे सेंट्रियोल्स, स्टैक्स, फाइबर्स लंबी लंबी। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोलस है। ये
ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर का एनवेलप है पूरा। लाइसोसोम, राइबोसोम, ये छोटे छोटे राइबोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राउंड छोटे छोटे पेरोक्सीसोम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा सब चीज़ें, वैसे तो मेन समझ आ रही है, बाकी कंप्लीट है, ठीक है। प्रोटीन 52%, 40% लिपिड्स हैं। ये पूरा सेल वॉल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर लिया है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है। सो डन विद द चैप्टर in 45 minutes. So hope you like this session and you revise the chapter very amazingly in just 45 minutes. 45 minutes लगे हैं समझ के आपने एक चीज़ कर ली है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आपके जो नोट्स मॉड्यूल्स वगैरह में होगा आप वो वहाँ से कर सकते हैं, और जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है वो उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर दो। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कमेंट if you want more such sessions like this.